वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू P2P। यार हमने लास्ट चैप्टर खत्म कर दिया है जो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने उसके तीनों एक्सरसाइज पूरी खत्म कर दी थी। उसमें इक्वेशन बनाना और सॉल्व करना पूरा अच्छे से सीख लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और मुझे लगता है ना कि ये बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है क्योंकि इसमें बस कुछ फॉर्मूलेज हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलेज हैं। फॉर्मूले रखना है और आंसर लेके आना है। थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट समझना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं, आ जाओ। देखो चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। तो अब जब भी हम पढ़ेंगे तो हम इसको एपी ही बोलेंगे क्योंकि बार बार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलना टाइम का वेस्टेज होगा, तो हम एपी ही पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन होता है मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना, ठीक है। प्रोग्रेशन मतलब होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि एक सीरीज है, सीरीज मतलब सीरीज ऑफ नंबर्स, एक सीरीज ऑफ नंबर्स है। मैं उस जनरल टर्म में समझा रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं। डेफिनेशन पढ़ना है तो आप बुक पे पढ़ लेना, लेकिन हमें डेफिनेशन लिखने को नहीं आएगा, हमें आएगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज ऑफ नंबर है। सीरीज ऑफ नंबर कैसे होंगे, मतलब ऐसे लिखे होंगे कुछ नंबर्स। तो इनमें एक स्पेशलिटी होगी। क्या स्पेशलिटी होगी कि मान लीजिए ये फर्स्ट नंबर है तो इसमें मैं कुछ भी प्लस कर दूंगा, लेट एक्स प्लस किया तो सेकेंड नंबर आ जाएगा। फिर मैंने वही एक्स प्लस प्लस किया तो फिर थर्ड नंबर आएगा। फिर वही एक्स प्लस किया तो फोर्थ नंबर आएगा। फिर वही एक्स प्लस किया तो फिफ्थ नंबर आएगा। मतलब एक पर्टिकुलर नंबर को अगर मैं प्लस करता जाऊंगा तो क्या आता जाएगा, नेक्स्ट नंबर आता जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं लिखूं 2 4 6 8 10 12, ये एक प्रोग्रेशन है धीरे धीरे, है ना। प्रोग्रेशन मतलब एक सीरीज लिखी हुई है, सीरीज ऑफ नंबर्स। अब देखो इसमें मैं +2 कर रहा हूं तो 4 आ रहा है, फिर यहाँ +2 कर रहा हूँ 6 आ रहा है, फिर यहाँ +2 कर रहा हूँ 8 आ रहा है, यहाँ +2 कर रहा हूँ 10 आ रहा है, यहाँ +2 कर रहा हूँ 12 आ रहा है। आया समझ में? तो मतलब जो मेरा एडिशन वाला टर्म है, जो मेरा एडिशन वाला टर्म है वो सेम है। समझ में आया? या कहें कि इन दोनों के बीच अगर मैं डिफरेंस निकालूं, 4 - 2 तो क्या आया, 2। यहां निकालूं 6 - 4 तो क्या आया, 2। यहां निकालूं 8 - 6 तो क्या आया, 2। आया समझ में? मतलब अगर मैं टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकालूं तो क्या आ रहा है, हर जगह कितना आ रहा है, 2। इसीलिए इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। अब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो हमारे पास सीरीज होती है, सीरीज ऐसे होती है। अब हम एपी पढ़ने वाले हैं और एपी का कॉमन टर्म पढ़ने वाले। देखो एपी मान लो, एपी है यहाँ पे ए, ठीक है। और हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है डी। कॉमन डिफरेंस कितना एज्यूम किया, डी। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो कि पीछे वाली टर्म से आगे वाली टर्म को माइनस करने पे आता है, ठीक है। वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, है ना। अगर मैं इसको कहूं ए बी सी डी ई एफ, मान लो हमारी ये सीरीज ये है, तो कॉमन डिफरेंस डी कितना हो जाएगा, बी माइनस ए। समझ में आया? बी में से जब मैं ए को घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसको मैं इससे घटाऊंगा तब भी तो सेम मिलेगा, मतलब सी माइनस बी। या अगर कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, डी माइनस सी। मतलब मैं किन्हीं भी दो टर्म्स को माइनस करूंगा पीछे वाली टर्म में से, मतलब नेक्स्ट टर्म में से अगर मैं पहली वाली टर्म को माइनस करूंगा उसके जस्ट पहले वाले को, तो हमको क्या मिलने वाला है, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस नाम में ही कॉमन है, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। समझ में आ गया इतना? तो हम लिखेंगे ये प्रॉपर्टी उसकी कि इन एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज सेम। कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। याद रखना, कभी कंफ्यूज मत हो जाना। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, ठीक है। कैसे? मान लो ये एक इक्वेशन है 2 4 6 8, तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 - 2 2, यहाँ भी 2, ठीक है। अब एक और सीरीज देखो कि मान लो ऐसा है 10 8 6 4, तो इसमें से माइनस करोगे तो 8 - 10 जब करोगे तो -2 आएगा। 6 - 8 करोगे तो -2 आएगा। 4 - 6 करोगे तो -2 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया, -2, है ना। तो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगर सारी में ये लिखा हुआ है 2 2 2
2 2, तो ये भी एक एपी है, कंफ्यूज नहीं होना, ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है 0। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 0। कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी निगेटिव एंड कैन बी 0। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब जनरल देखो, हम अब जनरल पढ़ेंगे। जनरल रिप्रेजेंटेशन, या कहें रिप्रेजेंटेशन को हम कह सकते हैं जनरल टर्म्स ऑफ एपी, कि हम एपी को जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली, ठीक है, जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम हमेशा फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। ठीक है, याद रखना क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस को अभी हमने पढ़ा था। कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं डी से, है ना, मतलब उन दोनों के बीच जो डिफरेंस है। तो हमारी सीरीज कैसे बनेगी, देखो ए पहली टर्म तो हमेशा ए होगी, फिर कॉमन डिफरेंस को क्या करते हैं हम ऐड करते जाते हैं। देखो अगर ये सेकंड टर्म हमको निकालनी है तो हमको कॉमन डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस करना पड़ेगा, ए प्लस डी, फिर इसमें प्लस करो, प्लस डी करोगे तो क्या आएगा ए प्लस 2d, फिर इसमें प्लस करोगे तो क्या आएगा ए प्लस 3d, ऐसे होता जाएगा ए प्लस 4d। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एपी होता है ऐसे। जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d, ऐसे चलता जाता है। आया समझ में? ठीक है, पहली टर्म क्या होती है हमेशा, उसको कैसे किस अक्षर से डिनोट करते हैं, ए से। कॉमन डिफरेंस अगर डी दिया हुआ है, अगर कॉमन डिफरेंस आपको डी दिया हुआ है तो फर्स्ट टर्म में अगर डी को आप प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा ए प्लस डी सेकेंड टर्म, फिर ए प्लस 2d थर्ड टर्म, ए प्लस 3d फोर्थ टर्म, ए प्लस 4d फिफ्थ टर्म। आया समझ में? तो सिंपल सा हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एपी जो है, एपी में कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हमेशा, देखो हमेशा पीछे वाली टर्म को, मतलब पीछे, ये जो मान लो ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, तो हमेशा पीछे वाली टर्म को इसको बोलते हैं प्रीसीडिंग टर्म। क्या बोलते हैं? प्रीसीडिंग टर्म। और जो नेक्स्ट टर्म होती है उसको बोलते हैं सक्सीडिंग टर्म। क्या बोलते हैं? सक्सीडिंग टर्म। कभी ये लिख के आ जाए तो कंफ्यूज नहीं ना, प्रीसीडिंग टर्म मतलब पिछली और सक्सीडिंग टर्म मतलब अगली टर्म। ठीक है ना? तो अगर मेरे को कॉमन डिफरेंस निकालना है डी, तो हमेशा मुझे सक्सीडिंग टर्म में से कौन सी माइनस करनी पड़ेगी? प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है ना? सक्सीडिंग टर्म मतलब आगे वाली से हमेशा क्या माइनस करूंगा? पीछे वाली। ठीक है, तो थ्योरी का बहुत मतलब नहीं है, सिर्फ हमें क्या याद रखना है, देखो अगर हमें याद रखने को आए तो हमें याद रखना है जनरल टर्म्स। तो जनरल टर्म्स कैसी होती हैं? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और सो ऑन, है ना? ये हो गया हमारा एपी की सीरीज, या है ना, एपी हो गया। अब इसमें ए क्या होता है हमेशा, अभी मैंने बताया है ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, या इसमें डी क्या होता है, डी होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब मान लो इसमें टोटल 10 टर्म्स हैं। ठीक है, टोटल 10 टर्म है, मतलब लिमिटेड टर्म्स हैं, तो हम क्या कहेंगे? फाइनाइट एपी। अगर लिमिटेड टर्म्स है तो हम इसको क्या कहेंगे? फाइनाइट एपी। मतलब हमको पता है कि 10 टर्म्स हैं, और अगर मान लो कि टर्म एंड ही नहीं हो रही है तो हम उसको क्या कह देंगे? अगर अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड टर्म्स हैं, तो हम उसको क्या कह देंगे? इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी में हमको लास्ट टर्म नोन रहेगी। सही है ना? अगर मान लो 10 टर्म है तो हमें 10वीं टर्म पता रहेगी, हम 10वीं टर्म निकाल सकते हैं फटाफट। तो लिमिटेड टर्म्स है तो उसको बोलते हैं फाइनाइट एपी, और लास्ट टर्म इसमें नोन रहेगी। और इनफाइनाइट एपी कौन सी होगी? जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स है। ये जनरली कहने का तरीका है, आपको मेन याद रखना है कि एपी क्या होती है और कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1, बहुत इजी है। उसमें सिर्फ हमको बताना है, या तो एपी बनाना पड़ेगा हमको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ कंडीशन दी होगी उससे हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है, या तो वो हमको कुछ देगा और कहेगा ये एपी है या नहीं है, ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तो एपी है या नहीं है हम कैसे पता करेंगे? अगर टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, तो वो एपी अपने आप एपी हो जाएगा। वही एक क्वालिटी होती है एपी की। तो एपी अगर बोले कि ये कोई सीरीज दे दे और बोले कि ये एपी है या नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस निकालना है और देखना है क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो वो एपी है। ठीक है,
और अगर कोई कंडीशन दे के आपको एपी बनाने का बोलता है तो आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है और कॉमन डिफरेंस को जोड़ते जाना है, तो एक एपी आपको बन जाएगी। ठीक है, क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो अपने आप हमको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज एपी, हमको बताना है कि कौन सा एपी है और वाई, क्यों एपी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हमें बताना है कौन सा एपी है और क्यों एपी है। तो हमें कुछ कंडीशन दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट में क्या कंडीशन दी हुई है, अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, है ना, व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर कितना है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर कितना है, मतलब किराया कितना है 15, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मतलब सेकंड किलोमीटर के लिए उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 8। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, देखो गिवन है फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना हो जाएगा, तुम बताओ। फर्स्ट किलोमीटर फेयर हमको गिवन है ₹15। ठीक है, अब सेकंड किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर जो है मतलब 15 प्लस हर हर एडिशनल किलोमीटर के लिए हमें कितना उसमें ऐड करना है, 8, तो 15 8 23। फिर थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, फिर से 8 ऐड करना पड़ेगा, तो 23 प्लस 8 ये कितना हो जाएगा 31। फोर्थ के लिए कितना होगा, 31 प्लस 8 इज इक्वल टू 39। तो कैसी सीरीज बन रही है, 15 23 31 और 39। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गई, ए कितना हो गया 15, और कॉमन डिफरेंस कितना है 8, सब में वही डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस कितना है 8, सब में 8 ऐड हो रहा है। तो हमें पता है कि अगर किसी सीरीज में कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो वो क्या होती है, एपी। तो हमारी ये जो सीरीज होगी ये हम लिखेंगे यस इट इज एपी, एंड वाई में क्या लिखेंगे, वाई क्यों एपी है, क्योंकि बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम एंड इट इज कितना है कॉमन डिफरेंस 8। आया समझ में। ठीक है, जब भी आपको एपी निकालना हो तो आपको ऐसे ही चेक करना है। सेकंड करते हैं, फर्स्ट का सेकंड क्या कह रहा है, देखो द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, हमें सीरीज किसके लिए बनानी है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप, वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम पंप होता है जो हवा को खींच लेता है। तो व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स, थोड़ा सा पढ़ना, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, बस यहीं पे सारा खेल हो जाएगा। अगर आप समझ नहीं पाओगे ना कि क्या कह रहा है तो क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। देखो क्या कह रहा है कि जो वैक्यूम पंप है वो 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, मतलब जो बची हुई एयर है उसमें से 1/4 हर बार क्या कर लेता है, निकाल देता है। हमें ऐसी सीरीज बनानी है कि पहले कुछ वॉल्यूम था, है ना, पहले कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर था और फिर पंप क्या कर रहा है, हर बार 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग को निकाल ले रहा है। ऐसी सीरीज बना के बताना है कि क्या वो एपी है या नहीं है। देखो इसको कैसे करेंगे, लेट इनिशियल वॉल्यूम इन अ सिलेंडर, इनिशियल वॉल्यूम इन अ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वी मीटर क्यूब। अब ये लिखो या नहीं, वैसे लिख दोगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि वॉल्यूम को हमेशा मीटर क्यूब में नापते हैं। ठीक है, तो लेट इनिशियल वॉल्यूम इन द सिलेंडर इज इक्वल्स टू वी मीटर क्यूब। अब आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक जब पंप जो है वो फर्स्ट स्ट्रोक करेगा तो कितना एयर निकालेगा, जितनी भी एयर अभी बची हुई है उसमें से कितनी निकाल लेगा, V/4। तो आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक एयर रिमेनिंग, देखो अब कितनी एयर बचेगी वो मैं निकाल रहा हूं। पहले मेरे पास शुरू में कितनी थी, V, इनिशियल एयर V थी, और पंप कितना निकालेगा, जो बचा हुआ है उसमें से कितना निकालेगा, 1/4। कोई डाउट है, हम ये निकाल रहे हैं कि फर्स्ट स्ट्रोक के बाद फिर से कितनी एयर बचेगी, आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक एयर रिमेनिंग, फिर से कितनी एयर बचेगी, फिर से कितनी बचेगी, जितनी पहले थी और जितनी पंप ने निकाल ली। तो पहले हमारे पास कितनी थी, देखो V, और पंप कितना निकाल रहा है, हर बार निकालता है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, जितनी एयर बची होती है उसमें से 1/4 निकाल लेता है। तो V तो शुरू में थी और बची भी V थी शुरू में, तो उसमें से 1/4 निकाल लिया। तो इसको आप करोगे एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा 4, और ये हो जाएगा 4V माइनस V, मतलब 3V/4। तो आंसर इतना क्या आ जाएगा, 3V/4। ठीक है, आप देखो आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक क्या होगा, कम से कम 3 टर्म तो निकालनी पड़ेगी, तभी तो हमको पता चलेगा एपी है या नहीं है। ठीक है, तभी तो हमको पता चलेगा कि कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है। आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक एयर रिमेनिंग कितना हो जाएगा आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक, देखो आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक क्या होगा, मैं कैसे निकालूंगा कितनी एयर बची है, पहले कितनी एयर बची है, इसके जस्ट पहले बची है 3V/4। आया समझ में।
है ना, 3v/4। अब इसमें से पंप क्या कर रहा है, जितनी बची होती है उसमें से कितनी निकालता है, 1/4। और पंप कितना निकालेगा, 1/4 किसका, जितनी बची थी 1/4 निकालेगा 3v/4 का। मतलब 3v/4 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 3v/4 ऊपर 3v कितना हो जाएगा 16। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 16, तो ये हो जाएगा 4 × 3v माइनस 3v, तो ये कितना हो जाएगा 12v माइनस 3v अपॉन 16, तो ये कितना बचेगा 9v/16। तो हमारे पास तीन टर्म बनी, पहली टर्म थी v, फिर सेकेंड टर्म क्या बची 3v/4, थर्ड टर्म क्या बनी 9v/16। इतना समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन जो कह रहा था अगर वो समझ जाएंगे तभी इसको बना पाएंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म तो हमारी ए हो गई। अब हमको पता कैसे करेंगे कि ये एपी है या नहीं है, हम कैसे पता करते हैं एपी, अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तभी हमको पता चलता है। तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो हम कॉमन डिफरेंस जब डी निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे। हमेशा सक्सेसर टर्म से प्रीडेसेसर टर्म को माइनस करते हैं, तो हम माइनस करेंगे 3v/4 माइनस v, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इज इक्वल्स टू 1। तो ये एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 4, तो यहाँ पे तो रहेगा 3v माइनस 4v, तो ये कितना आएगा -v/4। इतना समझ में आया। फिर से कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो यहाँ से यहाँ निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस हमेशा आगे वाली से पीछे वाली, तो 9v/16 माइनस 3v/4 पॉन ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 9v माइनस 3v × 4, तो ये कितना हो जाएगा 9v माइनस 12v अपॉन 16, तो ये बचेगा -3v/16। देखो तो क्या समझ में आया कि यहाँ पे तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है इतना और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है इतना, तो डिफरेंस सेम नहीं है। जब भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो वो एपी नहीं हो सकता। आया समझ में। यही मुझको बताना था कि आपको अगर किसी भी टर्म को या किसी भी सीरीज को एपी डिक्लेयर करना है तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अच्छा, उसके लिए कम से कम हमको 3 टर्म पता होना चाहिए, ए बी सी, क्योंकि जब मैं इससे इसको निकालूंगा तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा, इससे इसको निकालूंगा तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा। अगर ये दोनों सेम आ गया तो एपी है, और ये दोनों सेम नहीं आया तो एपी नहीं है। तो हमारा ये वाले क्वेश्चन में नो इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। क्यों एपी नहीं है, बिकॉज क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इसीलिए हम इसको एपी नहीं लिखेंगे। आया समझ में, ठीक है। फर्स्ट का थर्ड क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक कुआं खोदने का हमको सीरीज बनानी है। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, हर मीटर डिग करता है तब, व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर, जब हम फर्स्ट मीटर खोदेंगे तो क्या आएगा 150, तो हम लिखेंगे फर्स्ट मीटर डिगिंग कॉस्ट। फर्स्ट मीटर डिगिंग कॉस्ट हमको कितनी दी है, ₹150, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, एंड राइजेस बाय 50, कितना बढ़ जा रहा है 50 फॉर ईच मीटर, हर मीटर के लिए फिर से कितना बढ़ता जा रहा है ईच मीटर। तो हम फर्स्ट मीटर के लिए 150 है तो सेकेंड मीटर के लिए कितना हो जाएगा 150 + 50 कितना हो जाएगा 200। फिर थर्ड मीटर के लिए कितना हो जाएगा 200 + 50 तो कितना हो जाएगा 250। फिर फोर्थ के लिए कितना हो जाएगा 250 + 50 इज इक्वल टू 300। आया समझ में। हमको फर्स्ट मीटर के लिए कॉस्ट कितनी दी थी 150, फिर हर मीटर के लिए कितना बढ़ाना था उसमें 50, तो सेकंड के लिए 150 में 50 बढ़ाया 200, फिर 200 में 50 बढ़ाया 250, 250 में 50 बढ़ाया 300। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है इसमें, अब आ गया होगा आपको समझ में। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 50 रुपीज। कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम आ रहा है तो ये क्या होगी एपी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमने कर लिया है, करते हैं फोर्थ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ क्या कह रहा है, हमें सीरीज बनाना है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हमें अकाउंट का सीरीज बनानी है। व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट, 10,000 शुरू में डिपॉजिट किए और कौन सा इंटरेस्ट लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। पहली बात दिमाग में अपने घुसा लो, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा तो वो कभी भी एपी नहीं हो सकता, बात खत्म। कभी भी एपी नहीं हो सकता क्योंकि उसका फॉर्मूला बढ़ता है एक्सपोनेंशियली। अब ये एक्सपोनेंशियल और ये सब टर्म्स अभी आप मत याद रखो, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में आ गया कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे
पे है तो वो एपी कभी नहीं हो सकता, अपने मन में बैठा लो, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे सिंपल इंटरेस्ट बोल देता, ठीक है, दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, ये 6th क्लास का है, 6th क्लास का कॉन्सेप्ट है। इंटरेस्ट कितने टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है कंपाउंड, ठीक है। तो जब भी कंपाउंड का क्वेश्चन आए तो ये एपी नहीं होगा, और जब भी सिंपल का आए तो ये एपी होगा। अब कंपाउंड का फॉर्मूला होता है पी 1+r/100 टू दी पावर n, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P+r/100, आई थिंक शायद यही होता है, शायद यही होता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैं फॉर्मूले याद नहीं करता हूँ, उसको क्वेश्चन को समझता हूँ। तो ठीक है, हमें अभी इससे मतलब है, ठीक है ना, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ लिख देता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट इसका क्या फॉर्मूला होता है, P 1+r/100 टू दी पावर n। अब इसमें P क्या होता है, P होता है प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब शुरू में जितना जमा किया हमने पैसा, तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमने कितना जमा किया है, 10,000, है ना, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 10,000, ठीक है। और 1+r मतलब कितने रेट से बढ़ रहा है, तो 8% पर एनम, तो 8/100, है ना, पर एनम मतलब हर साल, ठीक है। तो शुरू पहले साल में जब हमने जमा किया, तो शुरू में तो 10,000 जमा किया, तो हम लिखेंगे फर्स्ट ईयर में कितना होगा, देखो फर्स्ट ईयर में हमारे पास पैसा है 10,000, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में शुरू में कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस उसका ब्याज कितना होगा, 1+8/100 टू दी पावर n। थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा, 10,000 और 1+8/100, ये सेकेंड ईयर के लिए था, तो कितने साल हुए थे टोटल, 1 साल, तो यहाँ n की जगह आएगा 1। यहाँ थर्ड ईयर है तो टोटल फर्स्ट ईयर से कितने साल हो गए, 2, तो n के लिए कितना आ जाएगा, 2। n मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो कितने साल हो गए टोटल, 2 साल हो गए हमें जमा किए हुए। फोर्थ ईयर में कितने साल हो जाएंगे, 3 साल, तो 10,000 1+8/100 टू दी पावर n, ठीक है। और फिर एंड में आप सीधे लिख देना कि सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम इन कंपाउंड इंटरेस्ट, बस यही लिखना है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम इन कंपाउंड इंटरेस्ट, सो दिस सीरीज इज नॉट एन एपी, ठीक है। पहली बात, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, P 1+r/100 टू दी पावर n। P है प्रिंसिपल, R है रेट और n है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए हमने पैसा जमा किया है, ठीक है ना। तो फर्स्ट साल के लिए जब हमने शुरू में किया तब तो हमने जमा नहीं किया था, फिर फर्स्ट साल में कितने साल के लिए कर चुके थे, 1 साल, सेकेंड साल में कितने साल के लिए कर चुके थे, 2 साल, ऐसे ही थर्ड में 3 साल के लिए। और जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आए, आपको सीधे लिख देना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो एपी नहीं होता है। आई होप समझ में आया होगा। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है, और फर्स्ट क्वेश्चन में अब ऐसा कुछ नहीं बचा है जो समझ में आने लायक नहीं है। एपी इतना सिंपल है ना, सिर्फ आपको फर्स्ट टर्म जो कि ए होती है और कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट पता होगा फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, और इसके मैं 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आपको होमवर्क में करना है। क्यों, क्योंकि देखो क्या क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, हमको शुरू की 4 टर्म्स ऑफ एपी लिखना है व्हेन ए एंड डी आर गिवन। ए और डी हमको दिया है, तो फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको ए कितना गिवन है, हमें गिवन है a इज इक्वल्स टू 10 एंड d इज इक्वल्स टू 10। तो फर्स्ट 4 टर्म्स कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म, फिर क्या लिखेंगे सेकेंड, फिर कौन सी लिखेंगे थर्ड टर्म, और फिर लिखेंगे फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है a विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सीधे 10। सेकेंड टर्म क्या होती है, याद करो a प्लस डी, है ना, हमारी जनरल टर्म क्या होती है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे ही चलता जाता है, मतलब उसमें d जोड़ते जाते हैं, लास्ट टर्म में d जोड़ते, मतलब इसमें d जोड़ते जाओ, पहले इसमें d जोड़ो फिर इसमें d जोड़ो, आता जाएगा। तो a प्लस डी, तो 10 प्लस d भी कितना दिया हुआ है 10, तो कितना हो जाएगी 20। अब इसमें d जोड़ दो, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी 20 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 30। फिर ये क्या हो जाएगा, इसमें d जोड़ दो, तो 30 प्लस 10, तो क्या हो जाएगा 40। तो क्या हो जाएगा 10 20 30 40, ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल सा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट मैंने करा दिया, मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। सेकंड ये भी आपको होमवर्क पे रहेगा, सेकंड का थर्ड भी होमवर्क पे रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है, होमवर्क पे रहेगा।
सेकंड का फोर्थ भी होमवर्क पे रहेगा, सेकंड का फिफ्थ हम करेंगे, ठीक है। सेकंड का फिफ्थ हम करेंगे, है इजी, लेकिन मैं एक और करा देता हूँ। तो हम करते हैं सेकंड का फिफ्थ। इसमें ए दिया हुआ है -1 और डी दिया हुआ है 1/2, ठीक है। तो हमें फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है, फर्स्ट टर्म गिवन है -1। तो सेकंड टर्म क्या आएगी, सेकंड टर्म क्या आएगी, ए प्लस डी। तो कितना आएगी, -1 प्लस डी कितना है 1/2। तो ये हो जाएगा 2 एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2 इंटू -1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1/2, दैट मीन्स -1/2। फिर थर्ड टर्म क्या आएगी, थर्ड टर्म आएगी a प्लस 2d, है ना। अगर ऐसे निकालें तो a कितना है हमारा, वही -1 प्लस 2d, 2 इंटू डी कितना है 1/2, 2 से 2 गया तो ये -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर फोर्थ टर्म क्या आएगी, फोर्थ टर्म आएगी a प्लस 3d। ए कितना है -1 प्लस 3 इंटू डी कितना है 1/2। क्या आएगा -1 प्लस 3/2, है ना। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2, तो ये -1 इंटू 2 प्लस 3, तो ये आएगा -2 प्लस 3/2। तो ये कितना आ जाएगा +1/2। तो हमारी चार टर्म्स क्या आ गई, -1, -1/2, 0, 1/2। ये हमारी बन गई एपी। सिंपल, कितना सिंपल है। अगर ए और डी दिया है तो आप कितनी भी लंबी सीरीज बना सकते हो, सिर्फ क्या करते जाना है, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d करते जाओगे तो टर्म्स आती जाएंगी। समझ में आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है, जो मैंने होमवर्क दिया है बहुत इजी है, आप आराम से बना सकते हो। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट ए एंड डी फॉर फॉलोइंग सीरीज। हमको सीरीज दी हुई है, हमें उसमें से ए पहचानना है और डी पहचानना है। तो यार ये तो मुझे कराना भी नहीं चाहिए, फिर भी मैं एक आध क्वेश्चन करा देता हूँ। देखो थर्ड का फर्स्ट आपको होमवर्क में करना है, थर्ड का सेकंड आपको होमवर्क में करना है, थर्ड का थर्ड में यहाँ पे कराता हूँ तो आपको क्लियर हो जाए। देखो हमें सीरीज दी हुई है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3, ये सीरीज दी हुई है। अब हमको क्या क्या बताना है, ए और डी। तो ए कैसे निकालेंगे, ए होती है, ए इज इक्वल टू क्या होती है, फर्स्ट टर्म, तो कितना हो जाएगा 1/3। और डी क्या होता है, डी होता है या सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड माइनस सेकेंड, या फोर्थ माइनस थर्ड। सब कुछ सेम ही आना चाहिए ना, अगर एपी है। आया समझ में, तो कहीं से भी आप निकाल लो। तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड टर्म मतलब 5/3 माइनस फर्स्ट टर्म 1/3। एलसीएम क्या आएगा इसका 3, तो हो जाएगा ऊपर कितना हो जाएगा 5 - 1 दैट इज 4/3। आपको कंफर्म करना है, वैसे करना नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, कंफर्म करना है तो थर्ड और सेकंड भी निकाल के देख लो। तो 9/3 माइनस 5/3, तो इसका एलसीएम भी कितना आएगा 3, ऊपर क्या रहेगा 9 - 5 मतलब 4/3 आ गया डी। तो कितना सिंपल है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें फर्स्ट और डी बताना है। तो आपको सीरीज दी है तो उसका फर्स्ट टर्म पहले ही हो जाएगा और डी निकालने के लिए आप माइनस कर लो, ठीक है। तो फोर्थ भी आपको इसका थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का सेकंड और थर्ड का फोर्थ, ये आपको होमवर्क में करना है। मैंने थर्ड का थर्ड करा दिया है। देखो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं ये एक आध क्वेश्चन कराऊंगा। देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। फिर से बोल रहा है कि हमें बताना है एपी है या नहीं है। और एपी है या नहीं है बताने का एक ही तरीका है, कॉमन डिफरेंस बिटवीन टर्म्स क्या आना चाहिए, सेम, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। इफ एपी, अगर वो एपी है तो क्या निकालना है फिर, फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, हमको एक सीरीज दी हुई है उसमें से बताना है कौन सी एपी है। अगर एपी है तो हमको फिर कॉमन डिफरेंस बताना है और आगे की 3 मोर टर्म्स लिखनी है। अब देखो पहला क्वेश्चन है इसका, फोर्थ का फर्स्ट 2, 4, 8 एंड 16, ये फर्स्ट है। तो इसके हिसाब से फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, सेकेंड कितना है 8, थर्ड कितना है, सेकेंड है 4, थर्ड कितना है 8 एंड फोर्थ कितनी है 16। अब हमें अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। मैं शॉर्ट फॉर्म में करा रहा हूँ, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म कितनी है 4 - 2, तो कितना आया 2। कभी भी एक ही में से कॉमन डिफरेंस नहीं निकालना है, अगर हमको प्रूफ करना है तो कम से कम 2 जगह से निकालना। तो 4 - 2, फिर अब क्या करेंगे, ये करेंगे। तो डी क्या होना चाहिए, थर्ड माइनस सेकेंड, ये सब सेम आना चाहिए ना।
थर्ड माइनस सेकेंड, तो थर्ड में से 8 में से 4 माइनस करूंगा तो ये तो 4 आ गया। तो अब ये सेम नहीं रहा ना, यहाँ से कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है और यहाँ से कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो ये एपी नहीं है। तो फर्स्ट यहीं पे खत्म हो गया, नो इट इज नॉट एपी। एपी नहीं है तो हमें कॉमन डिफरेंस बताने की जरूरत नहीं है, बता भी नहीं पाएंगे क्योंकि डिफरेंस कॉमन ही नहीं रहेगा तो बताएंगे कैसे। समझ में आया? अगर एपी होता तो जो आता हमारा वही कॉमन डिफरेंस हो जाता और राइट 3 मोर टर्म्स होता तो क्या करते हैं, यहीं पे इसमें से प्लस डी कर देते तो नेक्स्ट टर्म आ जाती, फिर प्लस डी करते तो नेक्स्ट आती, फिर प्लस डी करते तो नेक्स्ट आती। कर लेते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ का फर्स्ट हो चुका है, करते हैं फोर्थ का सेकेंड। 2, 5/2, 3 एंड 7/2, ठीक है, ये दिया है। तो फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल्स टू ए, कितना दिया है हमको 2, ठीक है। तो सेकेंड टर्म क्या होती है, जिसको हम जनरली क्या लिखते हैं ए प्लस डी, वो कितनी है 5/2। थर्ड टर्म क्या होती है जो कि ए प्लस 2d होती है, वो कितनी है 3। एंड फोर्थ टर्म जो कि ए प्लस 3d होती है वो क्या होती है 7/2। बार बार ये लिखोगे तो ये याद हो जाएगा। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हमेशा बाद वाली में से पहली, या किसके इक्वल होना चाहिए अगर एपी है तो ये थर्ड माइनस सेकंड के इक्वल ही होना चाहिए, या फोर्थ माइनस थर्ड के इक्वल होना चाहिए। मतलब ये सारी टर्म, सारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। निकाल के देख लेते हैं। सेकंड क्या है 5/2 - 2, है ना। तो इसको करो, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, एलसीएम आएगा तो यहाँ आएगा 5 - 2 × 2, तो हो जाएगा 5 - 4/2, दैट मीन्स 1/2। यहाँ से तो 1/2 आया। अब यहाँ से निकाल के देखते हैं, थर्ड और सेकंड को माइनस करते हैं तो 3 - 5/2, तो एलसीएम लो तो क्या आएगा 2, तो ये हो जाएगा 3 × 2 - 5, ये कितना हो जाएगा 6 - 5/2, यहाँ से भी 1/2 आ गया, तो सही है। अभी इसमें से भी निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो फोर्थ कितना है 7/2, ये वाला यहाँ से कर रहा हूँ, 7/2 माइनस थर्ड कितनी है 3, तो इसका एलसीएम लो तो क्या आएगा 2। 7 - 3 × 2, तो ये भी हो जाएगा 7 - 6 / 2, दैट मीन्स 1/2। समझ में आया? ठीक है। तो ये हो गया आपका, तीनों जगह कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, तो ये कौन सी हो गई, एपी हो गई, इट इज एपी। और डी कितना हो गया इसमें +1/2। अब हमें इसकी, अगर एपी है और कॉमन डिफरेंस आ गया है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले 1/2 ऐड करो, तो हमारी जो फिफ्थ टर्म आएगी, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी 7/2 प्लस कितना हो जाएगा डी कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा 8/2, दैट मीन्स 4। तो ये एक टर्म आ जाएगी 4। आया समझ में? फिर सिक्स्थ टर्म क्या हो जाएगी, सिक्स टर्म या तो इसमें 1/2 ऐड कर दो, 4 + 1/2, है ना, तो ये हो जाएगा 8 + 1/2, दैट मीन्स 9/2। और सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगी, सेवेंथ टर्म हो जाएगी 9/2 + 1/2, दैट मीन्स 10/2, दैट मीन्स 5। आया समझ में? तो एक हो जाएगी 4, एक हो जाएगी 9/2 और एक हो जाएगी 5। ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा आंसर। आया समझ में? ठीक है। हमने क्या किया, पहले एपी पता किया तो हर जगह से कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। अगर सेम आ गया तो हम कह देंगे एपी है और कॉमन डिफरेंस हमको पता चल जाएगा। जैसे ही कॉमन डिफरेंस पता चल गया तो हम नेक्स्ट टर्म कैसे निकाल सकते हैं, लास्ट टर्म में डी जोड़ दो बस, तो आती जाएगी नेक्स्ट टर्म। जो भी लास्ट टर्म है उसमें डी जोड़ते जाओ। आया समझ में? ठीक है। तो देखो, फोर्थ का फर्स्ट करा दिया, फोर्थ का सेकेंड भी करा दिया है। अब फोर्थ का जो थर्ड है, फोर्थ का थर्ड ये होमवर्क है, फोर्थ का फोर्थ भी होमवर्क है। मैं पहले होमवर्क बता देता हूँ, फोर्थ का फोर्थ भी होमवर्क है, फोर्थ का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ, फोर्थ का सिक्स नहीं सेवेंथ, फोर्थ का सेवेंथ, फोर्थ का एट्थ, और फोर्थ का नाइन्थ, फोर्थ का 10th, और फोर्थ का 14th, और फोर्थ का 15। ये सब आपका होमवर्क है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें यहाँ पे हम करेंगे तो टाइम वेस्ट होना है और कुछ नहीं होना है। मतलब 3, 4, तो कौन सा बचा यहाँ पे 5, 6। अभी मैं 5, 6 कराऊंगा, फोर्थ का फिफ्थ एंड फोर्थ का सिक्स्थ कराऊंगा। फिर यहाँ पे 7, 8, 9, 10 करना है आपको। यहाँ पे मैं 11, 12 और 13 कराऊंगा। 14th और 15th आपको घर पे करना है। तो हमको कितने क्वेश्चन अभी करना है 5, 6, 11, 12, 13। तो देखो 5, 6, 11, 12 और 13। हम करते हैं फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ का फिफ्थ क्या कह रहा है, देखो 3 + √2,
3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, ये सीरीज दी हुई है। हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3, सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड मतलब वही a प्लस डी कितना हो जाएगा? 3 प्लस √2। थर्ड क्या हो जाएगा जो कि होता है a प्लस 2d, वो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2√2। एंड फोर्थ हो जाएगा a प्लस 3d, वो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 3√2। आया समझ में? ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म, है ना, या थर्ड माइनस सेकेंड टर्म, या फोर्थ माइनस थर्ड टर्म। हर जगह से सेम आना चाहिए तभी तो हम एपी कहेंगे। तो डी निकालते हैं, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं। सेकंड कितना है? 3 प्लस √2 माइनस 3, तो 3 से 3 गया, कितना बचा? √2। अब फिर से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? थर्ड माइनस सेकंड जब करेंगे, थर्ड माइनस सेकंड, तो थर्ड कितना है? 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। अब ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2। 3 से 3 तो कैंसिल हो गया। अब ये क्या बचा? 2√2 माइनस √2, मतलब ये सिर्फ माइनस √2 या माइनस 1√2, तो सिर्फ कितना बचेगा? √2। अब एक बार और डी निकालते हैं, फोर्थ माइनस थर्ड। फोर्थ क्या है? 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2। ठीक है, तो 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2, ये 3 से 3 गया, क्या बचा? 3√2 माइनस 2√2, तो क्या आया? √2। मतलब डी हर जगह से सेम आ रहा है, तो ये एपी है। अब नेक्स्ट टर्म क्या है? नेक्स्ट हमको निकालने के लिए डी को ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे देखो 3 प्लस 3√2 था, 3 प्लस 3√2, इसमें एक और √2 ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा? 3 प्लस 4√2। अब तो समझ में आ गया होगा। 3 प्लस कितना आ जाएगा? 5√2, और ये कितना आ जाएगा? 3 प्लस 6√2। सही है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगी ये। तो हो गया 3 का फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ का सिक्स्थ करते हैं। ये सीरीज दी हुई है, ठीक। तो इसमें a कितना हो जाएगा? 0.2, a प्लस डी कितना हो जाएगा? 0.22, a प्लस 2d कितना हो जाएगा? 0.222। अब हम d निकालते हैं। d में क्या हो जाएगा? सेकेंड माइनस फर्स्ट, यही होता है। तो सेकेंड मतलब 0.22 माइनस 0.2, तो करके देखो। 0.22 माइनस 0.2 मतलब 0.20, तो ये कितना बचेगा? 202 और 220, तो 0.02 बचा। फिर डी इज इक्वल टू, और क्या होता है? थर्ड माइनस सेकेंड, तो थर्ड कितना है? 0.222 माइनस 0.22, करो इसको। 0.222 माइनस पॉइंट कितना है? 22, तो 220, तो ये हो जाएगा 200। तो यहाँ से डी तो आया 0.002, और यहाँ से क्या आया था? 0.02, तो डी इज नॉट सेम। जैसे ही डी इज नॉट सेम हो गया, तो क्या हो गया? इट इज नॉट एन एपी। डी एपी नहीं है, तो हमें बाकी की थर्ड टर्म निकालने की, 3 और टर्म्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फोर्थ का सिक्स्थ भी कंप्लीट हो गया। अब हमको और कौन से करने हैं? 11, 12 और 13, ठीक है। तो हम चलते हैं फोर्थ का 11th। देखो फोर्थ का 11th क्या कह रहा है? ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म हो जाएगी ए, सेकंड क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर, थर्ड क्या हो जाएगी? ए क्यूब, और फोर्थ हो जाएगी ए की पावर 4। अब हम डी निकालेंगे, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए, इसमें से ए कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा? ए माइनस 1। यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और ए माइनस 1। यहाँ से डी निकालेंगे तो ए की पावर 4 माइनस ए क्यूब, यहाँ से ए क्यूब कॉमन आ रहा है, ए माइनस 1। पर डी सेम नहीं है, भले ए माइनस 1 सेम है, लेकिन यहाँ ए आ रहा है, यहाँ ए स्क्वायर, और यहाँ ए क्यूब। तो हम फिर से वही लिखेंगे, डी इज नॉट सेम, इट इज नॉट एन एपी। खत्म 11th। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, आपको डी निकाल के बस बता देना है। अगर डी सेम आ जाए तो एपी है, नहीं तो एपी नहीं है, और सेम आ जाए तो उसको जोड़ते जाना है, बस हो गया। 11th 12th करते हैं। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। हमें दिया है √2, √8, √18 और √32। अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई, अगर सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हम √8 को कैसे लिख सकते हैं? देखो 2 4 जार 8, 2 2 जार 1, 2 1 जार 2। तो हम यहाँ √2 कॉमा 8 की जगह क्या रख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। ऐसे ही 18 को कर लो, 2 9 जार 18,
और 3 3 आर 9 और 3 1 ज़ा 3, तो 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे ही 32 को करो 32, तो 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1, तो 2 को कितनी टाइम 5 टाइम्स, 2 2 2 2 और 2। हमको पता है रूट के अंदर से बाहर लेना हो तो हमें जोड़ी बनानी पड़ती है ना, जो जो जोड़ी में होता है वही बाहर आता है। तो यहाँ से देखो √2 तो था ही, यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, ये जो जोड़े में है, और एक 2 अंदर बच जाएगा। यहाँ जोड़े में 3 है तो बाहर आ जाएगा और ये बच जाएगा। यहाँ जोड़े में कितना है, एक 2 और दूसरा 2 जोड़े में है लेकिन एक 2 बच जाएगा, तो यहाँ बचेगा √2, 2√2, 3√2 और 4√2। अब ये सीरीज को सॉल्व कर लो, तो यहाँ फर्स्ट टर्म कितनी है √2, सेकेंड टर्म सेकेंड कितनी है 2√2, थर्ड कितनी है 3√2 और फोर्थ कितनी है 4√2। अब तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहाँ से जब हम d निकालेंगे तो d कितना हो जाएगा 2√2, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2√2 माइनस √2 मतलब √2। ऐसे यहाँ से निकालेंगे तो 3√2 माइनस 2√2, तो यहाँ भी बचेगा √2, है ना। तो सेम आ रहा है ना, तो ये AP है और इस AP का d कितना है √2। आया समझ में। अब हमको यहाँ से अगर नेक्स्ट निकालनी है तो क्या आएगा, अगली टर्म क्या आएगी 5√2, फिर क्या आएगी 6√2 और अगली क्या आएगी 7√2। लेकिन हो सकता है आंसर ऐसे ना दिया हो, तो आंसर कैसे दिया हो, देखो जब भी हम रूट के अंदर ले जाते हैं, जब रूट से बाहर लाते हैं तो जोड़े में रहते हैं ना, मतलब अगर 2 बार 3 है तो एक ही बाहर बाहर आता है, तो अगर हम अंदर ले जाएंगे तो वो 2 बार हो जाएगा। तो देखो जैसे 5√2 लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको अंदर ले जाऊं तो 5 इंटू 5 इंटू 2 होना चाहिए, तो ये 25 इंटू 2, समझ 25 इंटू 2 मतलब क्या हो जाएगा √50। तो नेक्स्ट टर्म यहाँ आएगी √50। आई होप समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही ये 6 2 बार अंदर जाएगा और 2, तो 36 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 72। आंसर हमको ऐसे ही लिखना है। और ये 7 7 कितना, 7 इंटू 7 इंटू 2 रहेगा अंदर, तो 49 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 98। आई होप आया होगा। हमने पहले क्या किया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके कॉमन डिफरेंस निकालना, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, सेम आ गया तो मतलब AP है, AP है तो फिर हमने उसका सीरीज निकाल दी। हमेशा याद रखो जब भी रूट के बाहर लिखना है तो अगर x इंटू एक्स है तो एक ही x बाहर आएगा, और अगर वापस अंदर ले जाना है तो अगर एक x है तो अंदर जाके कितने हो जाएंगे 2। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ये मैथ्स का रूल है। फोर्थ का 12 हो गया, 13 कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन और खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज। फोर्थ का 13, √3, √6, √9, √12, सेम पिछली बार की तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। सिंप्लीफाई अगर सिंप्लीफाई होता है तो √3 तो और कुछ सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, √6 भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 2 3 आर 6 और 3 1 आर 3, कुछ भी बाहर नहीं आ सकेगा क्योंकि कुछ जोड़ा तो बन नहीं पाएगा, तो ये √6 भी ऐसे ही रहेगा। अब √9 को देख लेते हैं, √9, तो इसको 9 को कैसे लिखेंगे, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3, तो √9 की जगह हम लिख सकते हैं 3। अब √12 को करेंगे तो 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 3 1 आर 3, तो इसमें से इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये बच्चा √3, ये हुआ √6 और ये हुआ 3, और ये क्या हो जाएगा 2√3। ठीक है, आया समझ में। अब हम d अगर निकालेंगे तो a तो हमारा हो गया √3, a प्लस डी मतलब सेकेंड टर्म क्या हो गई √6, a प्लस 2d क्या हो जाएगा 3, और a प्लस 3d क्या हो जाएगा 2√3। तो d निकालो, तो जब d यहाँ से यहाँ निकालोगे तो √6 माइनस √3, कुछ भी बस इतना ही रहेगा, ये माइनस हो नहीं सकता। और ये 3 माइनस √6, ये भी ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ से आएगा 2√3 माइनस 3, ये भी ऐसे ही रहेगा। तो सब में d क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो d जब भी अलग अलग आ रहा है तो ये AP नहीं है, तो हमें आगे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमने इस सीरीज में जो पढ़ा है उसमें सिर्फ हमको याद रखना है कि AP क्या होती है। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। AP होती है ऐसी टर्म्स या ऐसी सीरीज जिसमें फर्स्ट टर्म होती है जिसको हम A से डिनोट करते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होती है वो किसी डिजिट को प्लस करके आती है। सारी नेक्स्ट टर्म एक कॉमन डिफरेंस होता है, उसी को प्लस करते जाओ तो आती जाती है। ठीक है, तो हमारे पास एक AP में 2 चीज़ें ज़रूरी, हमारे पास फर्स्ट टर्म होनी चाहिए A और कॉमन डिफरेंस D, तो हम सेकंड टर्म निकाल सकते हैं। सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ।
ठीक है, उसका जनरल फॉर्म हमने याद रखा है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। इतनी सिंपल सी बात है। हमें कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तभी एपी बोलना है, नहीं तो एपी नहीं हो सकती। और कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है सक्सेसर टर्म में से प्रीडिसेसर टर्म को माइनस करना, या कहें आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करना, और सारी टर्म का वो डिफरेंस सेम ही आना चाहिए, तभी वो क्या है, एपी है। सबसे सिंपल सीरीज है। एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी होता है, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, अरिथमेटिक। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है वो अलग होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अभी हमको उसको नहीं पढ़ना है, वो शायद 11th में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत सिंपल है। इसमें जब सेकंड क्वेश्चन आएगा, सेकंड सीरीज आएगी या सेकंड एक्सरसाइज आएगी, तो उसमें हम थोड़े से फॉर्मूले पढ़ेंगे और फॉर्मूले के सीधे सीधे आंसर लाते जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको 5.1 समझ में आया होगा। अगर आया हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे पिछले लेक्चर्स हैं, आपको पूरी मैथ मिलेगी, और अगर आपने कॉन्सेप्ट से पढ़ा तो आपका एक नंबर भी कभी कटेगा नहीं। ठीक है, बाय बाय।